सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम भयाना और आज हम शुरू करने वाले हैं बेटा जी नया चैप्टर जिसका नाम है डेप्रीसिएशन। आज की क्लास जैसे कि हर चैप्टर की पहली क्लास होती है जहां पर हम क्या करते हैं, पूरा अच्छे से बेसिक समझते हैं ताकि चैप्टर हमें थोड़ा जाना पहचाना लगे जब भी हम इसके क्वेश्चंस को उठाएं। तो आज की क्लास में हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि यानी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, क्या क्या मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन को करने की, किस किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग की जाती है, क्या क्या वो कीवर्ड्स हैं जो आपके इस चैप्टर में यूज होंगे। और ये कीवर्ड्स वाला पोर्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसको कॉन्सेप्ट से इतना लेना देना नहीं है, तब भी प्लीज टाइम स्टैम्प पे जाके कीवर्ड जरूर देख लेना, वो सारे जरूर अच्छे से समझ लेना कि वो क्या होते हैं। वैसे तो पूरा लेक्चर बहुत जरूरी है सुनना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि यार जो मेरे से पढ़ रहा है बच्चा उसका कॉन्सेप्ट लॉजिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द चैप्टर जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्लास 12 में भी आएगा। क्लास 12 में आप जैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ोगे वहां पे डेप्रिसिएशन की भरमार है। उसके बाद तुम बीकॉम करोगे तो वहां पे डेप्रिसिएशन है, सीए करोगे तो वहां पे डेप्रिसिएशन है, सीएफए करोगे तो वहां पे डेप्रिसिएशन है। सो दिस चैप्टर पूरा का पूरा कहीं भी साथ नहीं छोड़ेगा, तो इसीलिए बेसिक मीनिंग जरूर समझ लेना। पर एक और चीज बता दूं, डेप्रिसिएशन का मतलब जो तुम समझते हो, जो जनरली लिखा जाता है वो नहीं होता है। एक्चुअल मतलब क्या होता है आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं फुल मोटिवेशन के साथ। जल्दी से नोटबुक पेन उठा लो और साथ में मेरे पढ़ोगे पूरा का पूरा चैप्टर डेप्रिसिएशन। देखें क्या होते हैं सारे के सारे बेसिक्स। तो आइए शुरू करें डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बेसिक मीनिंग की मैं बात करूं तो हमें देखने को मिलता है कि डेप्रिसिएशन इज बेसिकली रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। कि जो फिक्स्ड एसेट है उसकी वैल्यू में रिड्यूस हो गया। सर मैंने एसी लगवाया, 40,000 का एसी लगवाया, मैंने लगवाया था 40,000 का एसी 2 साल पहले, क्या आज इसको बेचूं तो 40 का बिकेगा? नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो चुकी होगी? रिड्यूस हो चुकी होगी, डेप्रिशिएट हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी। क्यों हो चुकी होगी? बहुत रीजन हो सकते हैं। सर नॉर्मल टूट फूट होगी, है ना, एसी लगा हुआ है, कुछ कुछ लग गया, इसको टूट फूट हो गई होगी। सर पासेज ऑफ टाइम, टाइम बीत गया, 2 साल पुरानी चीज है कि इसकी गारंटी होती है पहले 1 साल की, 2 साल पुरानी चीज है तो पक्की बात है इसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई होगी। सर ऑब्सोलेसेंस, इसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई होगी, अब तो आपको इस एसी को तो छुटकू सा रिमोट, आजकल तो इतने सुंदर सुंदर रिमोट आते हैं, तो इसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई होगी। देयर कैन बी एनी रीजन जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो चुकी होगी। तो डेप्रिसिएशन का बेसिक मतलब जो समझा जाता है, पढ़ाया जाता है, वो क्या होता है कि डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ एसेट। में कुछ वर्ड्स आएंगे जैसे बुक वैल्यू, जब आपको कीवर्ड्स आएंगे ना आगे तो ध्यान रखना कि वहां पे इन सब का मतलब बहुत अच्छे से बताऊंगा। रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ एसेट। बुक वैल्यू का मतलब होता है यार ये तुमने जब खरीदा था एसी 40,000 का खरीदा, मैंने अपनी बुक्स में इसको 40,000 का लिखा होगा, मैंने अपनी बुक्स में इसको 40,000 का लिखा होगा। मैं इस वैल्यू को रिड्यूस करता चला जाऊंगा जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा। वजह क्या है? ड्यू टू इट्स वियर एंड टियर, टूट फूट हो गई। और एफ्लक्स ऑफ टाइम, सर टाइम का पासेज हो गया। और ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस कि इसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, या कोई एक्सीडेंट हो गया कि कुछ खराबी आ गई, या इसकी मोटर सड़ गई, या ये इसके अंदर कुछ पत्थर आके गिर गया, एनीथिंग, है ना। इन सभी वजहों से जो भी रिडक्शन इन वैल्यू होती है एसेट की उसे आप क्या बोलते हो बेटा? डेप्रिसिएशन बोलते हो। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन, डेप्रिसिएशन किस चीज पे लगाया जाता है? सर सभी फिक्स्ड एसेट्स पे। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स, ऑल फिक्स्ड एसेट्स, सभी फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किस पे नहीं लगाते हो? फ्री होल्ड लैंड, फ्री होल्ड लैंड। क्या मतलब है इसका? 1 मिनट रुको, मैं आपको भी लॉजिक समझाऊंगा। उससे पहले डेप्रिसिएशन का एक्चुअल लॉजिक क्या है अकाउंटेंसी में वो जान लो कि व्हाई डू वी नीड टू अकाउंट डेप्रिसिएशन। हमें अपने खाते बनाते वक्त डेप्रिसिएशन को अकाउंट करना जरूरी क्यों है? कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इसको गवर्न करते हैं और क्या एक्चुअली में उसका फायदा है? बहुत आराम से मेरी बात को समझो। किसी भी एसेट को खरीदो तो आप उसको बोलते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कि आप कहते हो जैसे मान लो एक मैंने स्कूल बस खरीदी 10 लाख की, क्या मेरा वो एक ही साल यूज होगी? मेरे को लगता है वो 10 साल यूज होगी। तो क्या मैं उसको इसी साल का खर्चा मान लूं? नहीं सर, 10 साल का खर्चा मानो। समझ रहे हो ना? तुम्हें पता है कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, जैसे मानो मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा 5,000 का, इसी मंथ यूज हुई, इसी साल यूज हुई, इस साल का खर्चा है सर, इसी साल का खर्चा मानो सारे का सारा।
लेकिन बेटा अगर मैंने 10 लाख की स्कूल बस खरीदी तो क्या मैं 10 का 10 लाख इसी साल का खर्चा मानूं? तुम कहोगे नहीं सर, ये तो जितने साल यूज हो गए उस हिसाब से मानो। तो बेसिकली इस खर्चे में, जिस खर्चे को तुम पूरा का पूरा इसी साल का मान रहे हो, जैसे मैंने अपने टीचर्स को सैलरी दी, मैंने अपने क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, मैंने पानी का बिल भरा, ये सारे खर्चे एक तरफ है। ये खर्चा जैसे कि मैंने एक स्कूल बस खरीदी 10 लाख की, मैंने एक डिजिटल पैनल खरीदा 2 लाख का, ये एक तरफ है क्योंकि इनका जो फायदा एक साल से ज्यादा मिलेगा। जिन चीजों का फायदा एक साल से ज्यादा मिलता है उसके खर्चे को आप उसी साल राइट ऑफ ना करके काफी सारे सालों में राइट ऑफ करते हो। जैसे कि मैंने स्कूल बस खरीदी 10 लाख की, तो मैंने कहा इसको पहले साल का खर्चा मत मानो, आप इसको क्या करो आने वाले 10 साल का खर्चा मानो। हर साल 1-1 लाख बोलो, क्योंकि 10 साल काम आएगी बस, तो आप हर साल 1-1 लाख खर्चा बोलो। तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, इस पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर रहे हो बिटवीन द एस्टिमेट लाइफ ऑफ द एसेट। आप क्या कर रहे हो बेटा, जो मेरी एसेट है जिसकी जो लाइफ है उस लाइफ के पीछे में उसके खर्चे को क्या कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, बांट रहा हूं। और इस बांटने को ही आप क्या बोलते हो, डेप्रिसिएशन बोलते हो। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, नीचे वाले डेफिनेशन को बहुत ध्यान से देखो। डेप्रिसिएशन इज एन एलोकेशन, ये क्या है बेटा, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट की। जो मेरी कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट है सर, जो आपने 10 लाख रुपए की वैन खरीदी है, जो आपने 10 लाख रुपए की वैन खरीदी है, उसकी कॉस्ट को मैं क्या कर रहा हूं, एलोकेट कर रहा हूं। किस पे एलोकेट कैसे कर रहा हूं, एज एक्सपेंस, कि कितने सालों का खर्चा मानना है उसको, एज एन एक्सपेंस ओवर इट्स एस्टिमेबल यूजफुल लाइफ, ओवर इट्स एस्टिमेबल यूजफुल लाइफ। समझ गए मेरी बात, कि उसकी लाइफ कितनी है। मैंने कहा सर 10 लाख की वैन है बेटा, 10 लाख की वैन 10 साल चलेगी, तो हमने उसको क्या करा, 10 साल 1-1 लाख राइट ऑफ करेंगे। तो मैंने क्या करा, एलोकेट करी कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट को एज एन एक्सपेंस, उसको कब का खर्चा मानना है, ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट यूजफुल लाइफ नहीं पता, कि हो सकता है 5 साल में खराब हो जाए, हो सकता है वो 12 साल चल जाए, एग्जैक्ट लाइफ नहीं पता। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ बार बार, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन अ सिस्टमेटिक मैनर, क्या एक सिस्टमेटिक ढंग से, है ना। इसीलिए हम डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग पढ़ते हैं, कि आप ये सारा काम बहुत अच्छे तरीके से करो। तो डेप्रिसिएशन का नॉर्मल मतलब जो जाना जाता है वो ये जाना जाता है, एक्चुअली में ये कहानी होती है कि वैल्यू रिड्यूस होना। लेकिन डेप्रिसिएशन का यूजेज क्या है अकाउंटेंसी में, मेजर पर्पस क्या है, हम डेप्रिसिएशन को क्यों लेके आए, ताकि हम हमारी जो फिक्स्ड एसेट है उसकी कॉस्ट को मैं क्या कर सकूं बेटा, एलोकेट कर सकूं, बांट सकूं ओवर इट्स यूजफुल एस्टिमेबल लाइफ की, जब तक वो यूज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि वो फिक्स्ड एसेट जो है वो कितने साल तक काम आएगी, तभी तो मैं निकाल पाऊंगा। अगर मेरे को लगता है कि बस 10 साल काम आएगी, या 1 साल काम आएगी, या 2 साल काम आएगी, तभी तो निकाल पाऊंगा। कोई भी खर्चा जिसका यूज 1 साल ही था, जैसे कि सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, तो मैंने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो सारा इसी साल का खर्चा है। लेकिन जिसकी लाइफ ज्यादा होगी उसको मुझे डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट को मुझे एलोकेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम क्या है, एस्टिमेबल यूजफुल लाइफ। कि हर एसेट जिसकी तुम यूजफुल लाइफ को एस्टिमेट कर सको उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। नहीं समझे मेरी बात, कि मेरे को जो डेप्रिसिएशन लगाता हूं उस एसेट पे लगाता हूं जिसकी मेरे को लाइफ पता हो कितने साल चलेगी, उस हिसाब से मैं डेप्रिशिएट करता हूं। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, एक बहुत एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। इसीलिए हम कहते हैं सारी फिक्स्ड एसेट के ऊपर लगता है, क्योंकि हर एक की लाइफ को आप एस्टिमेट कर सकते हो, लेकिन फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस की वैल्यू की एस्टिमेट नहीं कर सकते लाइफ। अगर मैं कहूं कि यार ये मेरा जो घर है, मेरी जो जमीन है, घर पे बिल्डिंग को तो मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ कि यार 20 साल चलेगी, लेकिन मैं जो मेरी जमीन है क्या उसको एस्टिमेट कर सकता हूँ कितने साल तक रहेगी, नहीं पता। तो उसको हम एस्टिमेट ही नहीं कर सकते, इसीलिए हम उस पर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं। लॉजिक क्लियर हुआ। तो दिस इज माय डेप्रिसिएशन का बेसिक मतलब। अगर इतना डिटेल्ड, इतने अच्छे से तुम्हें कोई समझा दे तो मुझे बता देना, ठीक है। तो ये आराम से समझना है हमें, और अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है तभी चीजों को पढ़ने का मजा आता है। डेप्रिसिएशन समझ आया मुझे क्या होता है। अब देखो सर, फिक्स्ड एसेट जो होती है ना बेटा, फिक्स्ड एसेट जो होती है, ध्यान से सुनो, फिक्स्ड एसेट जो होती है वो 3 तरीकों की होती हैं। कुछ होती है टेंजिबल, जिन्हें देख सकते हो, टच कर सकते हो, उनके ऊपर ई कॉन्सेप्ट लगाना, मतलब कि उसकी कॉस्ट को एलोकेट करना डिफरेंट ईयर्स पे, तो वो काम होता है डेप्रिसिएशन का।
फिक्स एसेट होती है इंटेंजिबल तरीकों की। तो इंटेंजिबल तरीकों के ऊपर ये कॉन्सेप्ट लगाना कि उनकी वैल्यू रिडक्शन होना, कि रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, तो उसे आप क्या बोलते हो बेटा? उसे आप बोलते हो अपना क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन। उसे आप क्या बोलते हो? अमोर्टाइजेशन। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अमोर्टाइजेशन। ये किसके लिए है? इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। अमोर्टाइजेशन इज अ ग्रेजुअल और सिस्टमेटिक राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अब देखो टीएस ग्रेवाल की लाइंस है, ये क्या कहना चाहता है कि सिस्टमेटिकली राइट ऑफ करना किसको बेटा? इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू को ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। यही मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है डेप्रिसिएशन की, कि हम क्या करते हैं, एसेट की लाइफ को ओवर इट, एसेट की वैल्यू को ओवर इट्स यूजफुल लाइफ बांट देते हैं, कि 10 लाख की एसेट है, 10 साल चलेगी तो हर साल 1-1 लाख का खर्चा मानेंगे। फिर आता है डिप्लीशन। डिप्लीशन लगता है बेटा वेस्टिंग एसेट्स पे। वेस्टिंग एसेट्स होती हैं ऐसी एसेट्स जिनकी वैल्यू रिड्यूस होती है जैसे जैसे आप उनको एक्सट्रैक्ट करते हो। ये क्या होता है? डिप्लीशन इज द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्वेरी, कि कोई तेल के कुएं हैं, माइनिंग करते हो, वहां से कोल निकालते हो, तो जितना वैल्यू ऑफ कोल आपने निकाला, जैसे मेरे पास एक कोयले की खान है सर, कोयले की खान में मेरे पास 50,000 टन, टन की स्पेलिंग नहीं आती मेरे को, है ना, 50,000 टन, रुपीस भी लिख दिया, तो 50,000 टन सपोज मेरे पास कोयला है, उसमें से मैंने 2,000 टन अगर निकाल लिया, 2,000 टन मैंने कोयला निकाल लिया, तो मैं क्या कहूंगा? ये डिप्लीशन है मेरी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ टोटल एसेट ही होता है, उसको फिर आप क्या करते हो? निकालते रहते हो, उसे आप क्या बोलते हो? डिप्लीशन बोलते हो। अगला कॉन्सेप्ट आता है बेटा द रीजंस। रीजंस मैंने तुम्हें पहले भी बताया, बहुत सिंपल है सर, यूज करना एसेट को, जैसे जैसे यूज करोगे उसके अंदर नॉर्मल वियर एंड टियर होगा, टाइम के पास की वजह से चीजों का मॉडल पुराना हो जाता है, गारंटी से आउट हो जाते हैं। ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है कि टेक पुराना हो गया, है ना, एसी का रिमोट अब छोटा है मेरे वाले का, तुम्हारे वाले का बड़ा बड़ा डिस्प्ले वाला आ रहा है, तो वो टेक पुराना हो गया, है ना, उसके अंदर नए नए मोड आ रहे हैं। आजकल एक एसी आता है कि मर्जी है उसको 1 टन पे चला लो, मर्जी है उसको 1.25 टन पे चला लो, उसी कैपेसिटी के हिसाब से यूटिलाइज कर लो, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है कुछ भी, कि भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से भी एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो सकती है। अगला आता है कि सर अकाउंटिंग क्या होगी। अकाउंटिंग की बात मैं जब भी करता हूं, मैं तुमसे बात करता हूं कि उस चीज की नेचर क्या है, हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट दैट थिंग। आप डेप्रिसिएशन को क्या मानोगे? आपके पास इस दुनिया में 5 ही अकाउंट होते हैं बेटा, एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल। ये 5 ही खाते होते हैं, और कुछ थोड़ी होता है, ये 5 ही खाते होते हैं आपके पास इस जिंदगी में। अब इन 5 की अकाउंट, इनमें से डेप्रिसिएशन कौन सा है? डेप्रिसिएशन कौन सा है? डेप्रिसिएशन कौन सा है? डेप्रिसिएशन का मेन लॉजिक क्या था कि सर हम एसेट की वैल्यू को क्या कर देते हैं? एलोकेट कर देते हैं। एसेट की वैल्यू को क्या कर देते हैं? एलोकेट कर देते हैं ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, की जो उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है उस पर हम क्या कर देते हैं? उसको एलोकेट कर देते हैं। राजा, अगर तुम उसको एलोकेट करते हो तो तुम्हारा पर्पस क्या होता है कि 10 लाख की एसेट है, हर साल 1-1 लाख का खर्चा दिखाओगे। खर्चा दिखाने का मतलब है डेप्रिसिएशन क्या है आपके लिए? एक एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन क्या है आपके लिए? एक एक्सपेंस है, आप उसको खर्चा मान रहे हो ना। तो हर साल आपने 1-1 लाख से डेप्रिशिएट करा, तो हर साल आपने 1-1 लाख का खर्चा दिखाया, तो खर्चा दिखाया, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन जैसे ही बढ़ता है डेबिट, डेप्रिसिएशन जैसे ही घटता है क्रेडिट। डेप्रिसिएशन घटने की बात होती नहीं है कहीं पे, इसीलिए आप हमेशा बोलोगे डेप्रिसिएशन जैसे ही लगेगा, डेप्रिसिएशन जैसे ही लगेगा वैसे ही आप उसको क्या कर दोगे बेटा जी? डेबिट कर दोगे। समझे मेरी बात को? सो दिस इज माई अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, कि आप डेप्रिसिएशन को क्या करते हो? डेबिट करते हो। दूसरी चीज डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन। डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन फिक्स्ड एसेट। आप फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को रिड्यूस ही तो करते हो, कि मेरे पास 10 लाख की वैन थी, मैंने 1 लाख का डिप्रेशन लगाया, तो मैंने अपनी वैन को 9 लाख कर दिया, 10 से 9 का कर दिया, तो मैं 1 लाख से रिड्यूस ही तो कर रहा हूं। तो इसका जनरल एंट्री क्या होती है? बेसिक जनरल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है तो डेबिट, टू जो भी आपकी एसेट है, लाइक मशीनरी है, टू मशीनरी अकाउंट,
एसेट को आप क्या कर दोगे राजा, रिड्यूस कर दोगे। एसेट रिड्यूस होती है तो क्रेडिट होती है, तुमने क्रेडिट कर दी, डेप्रिसिएशन खर्चा है तो डेबिट कर दिया। क्लियर है जी कहानी, जल्दी बताओ। ठीक है, इस बारे में हम बहुत बातें करेंगे आगे चल के, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी के बारे में है ना, तो अगले आने वाले 8-9 पार्ट में यही तो करेंगे। नीड टू नो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास इज नीड टू नो। तुम्हें कुछ की टर्म्स जरूर पता होनी चाहिए। क्या क्या वो की टर्म्स है? पहली चीज, कॉस्ट ऑफ एसेट किसे बोलते हो? एक एसेट की कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती है? एक एसेट को खरीदते हो तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या चीजें लिखते हो? एक एसेट को खरीदने से लेकर उसको इस पोजीशन में ले आना कि आप उसको यूज कर सको, वहां तक के सारे खर्चों को आप कॉस्ट ऑफ एसेट बोलते हो। मतलब कि जैसे कि एक्सटेंशन, किसी एसेट की लाइफ एक्सटेंड कर दी तुमने, कि मेरे को पता चला कि यार ये तो इसकी लाइफ तो खत्म हो गई, ये 5 साल ही चलना था, लेकिन मैंने उसके अंदर ऐसा कुछ कर दिया, जैसे मैंने नया एसी में नया कंप्रेसर डलवा दिया, तो बेसिक की अब लाइफ बढ़ गई। तो मतलब कोई मोटा खर्चा कर देना किसी मशीनरी के ऊपर, तो वो भी उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट में काउंट होता है। नॉर्मल रिपेयर्स नहीं होता काउंट, लार्ज रिपेयर्स होता है। इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल करने में जो पैसा लगा, फ्रेट किराया भाड़ा लगा एसेट को लेकर आने के लिए, रेडी टू यूज बनाने तक के जितने भी खर्चे हैं। कई बार क्वेश्चन सिर्फ ये लिख देता है कि यार 1 लाख रुपए की एसेट थी और उसको रेडी टू यूज बनाने की कंडीशन में लाने के लिए 30,000 और लग गए, तो टोटल कितना हुआ? 1,30,000। गॉट इट? सो ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या नहीं आता ये जरूर पता होना चाहिए, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जीएसटी नहीं आता है, इंटरेस्ट पेड नहीं आता। अगर तुमने एक एसेट खरीदी 2 लाख की और तुमने वो एसेट उधार पे खरीद ली, उसके बाद देने पड़ रहे हो तुम्हें 2,10,000, तो भैया 2 लाख की कॉस्ट मानी जाएगी, 10,000 तो ब्याज दे रहे हो पैसे के लिए, वो पैसे के ऊपर लग रहा है। एसेट की कीमत 2 लाख की थी, तो इंटरेस्ट या जीएसटी को इंक्लूड नहीं करते हो। सर स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनो। स्क्रैप वैल्यू होता है वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर यूजफुल लाइफ। एसेट की वैल्यू उसकी यूजफुल लाइफ के बाद जो होती है उसे आप क्या बोलते हो? स्क्रैप वैल्यू। कि वो कूड़े के भाव कितने में बिकेगा? मेरा एसी है 40,000 का है, 5 साल इसकी उम्र है, लेकिन 5 साल बाद भी कबाड़ के भाव तो बिकेगा, कोई 2-3 हजार का तो बिकेगा। दैट इज द स्क्रैप वैल्यू। यूजफुल लाइफ क्या होता है? यूजफुल लाइफ क्या होता है? या तो नोन होती है, या तो तुम्हें पता होती है, और एस्टिमेटेड, या तुम उसको एस्टिमेशन करते हो। जैसे मैंने बोला ना कि एस्टिमेट करना है जरूरी, एस्टिमेट करना है जरूरी, बिना एस्टिमेट के कहानी नहीं बनेगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एसेट कब तक मेरे को काम आएगी। लीगल प्रोविजंस पता होने चाहिए। कई बार लीगल प्रोविजंस होते हैं कि यार ये एसेट को आपने ऐसे रिकॉर्ड करना है, इसकी यूजफुल लाइफ इतनी ही है। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे पास जो मेरे स्कूल की बसें हैं, जो मेरे स्कूल की बसें हैं, तो मेरे स्कूल की बस ना चलती तो 20 साल है, लेकिन मेरे को हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा कि सर आप अपने स्कूल में इस स्कूल बस को 15 साल ही चला सकते हो, उसके बाद हम इसको पास ही नहीं करते, इसको हम फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं देंगे। फिटनेस सर्टिफिकेट होता है कि हम इसकी फिटनेस एक्सपायर्ड है। लीगल प्रोविजन आया ना। मेरे अकाउंटिंग के हिसाब से मैं 20 साल चलेगी, बहुत बढ़िया चलती है, क्योंकि यहां से बिक के राजस्थान में जाती है, राजस्थान में 20 साल की मान्यता है बस को चलाने की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीगल प्रोविजन की वजह से भी डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट पे इंपैक्ट पड़ता है। वो आपको जानना पड़ता है कि भैया लाइफ कितनी है, क्योंकि ये लाइफ को कम ज्यादा कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लाइसेंसिंग या कोई भी प्रोसीजर्स के हिसाब से। पीरियड फॉर विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड, कहते हैं कितने समय के लिए डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करनी है, ये पता होना चाहिए, है ना। कि मान लो आपने 1 अप्रैल को खरीदी, 1 अप्रैल 2025 को खरीदी, 31 मार्च 2026 को अगर चेक करो तो 1 साल की डेप्रिसिएशन लगाओगे, है ना। 6 महीने के लिए कर रहे हो तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो पीरियड पता होना चाहिए कितने समय के लिए डेप्रिसिएशन लग रहा है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता होना चाहिए कि किस परसेंट पे लग रहा है, 10% डेप्रिसिएशन है, 20% है। अपने को क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होगा, तो अपने लिए जानना जरूरी क्या है कि कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या आना है, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, यूजफुल लाइफ क्या होती है। ठीक है, कीवर्ड्स को कंटिन्यू करें तो 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और देखने को मिलते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक होता है बुक वैल्यू, एक होता है कॉस्ट, एक होता है मार्केट वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी एसेट आपकी बुक्स में कितने की। बुक वैल्यू से पहले कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट का मतलब होता है परचेज वैल्यू ऑफ एसेट। क्या होता है बेटा?
परचेज वैल्यू ऑफ एसेट। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि मैंने स्कूल बस खरीदी 10 लाख की। आज मैंने स्कूल बस 10 लाख की खरीदी। 5 साल बाद क्या बोलूँ कितनी खरीदी थी? सर 10 लाख की खरीदी थी। 6 साल बाद कितने की बोलूंगा? सर 10 लाख की खरीदी थी। तो बेसिकली कॉस्ट नेवर चेंजेस, कॉस्ट ऑफ एसेट नेवर चेंजेस, हो ही नहीं सकती क्योंकि जितनी खरीदी उतने की तो बताओगे हर बार। तो कॉस्ट ऑफ एसेट नेवर चेंजेस, कभी भी नहीं बदलती, ये हमेशा ध्यान रखना है। बात करते हैं दूसरी टर्म की, दैट इज माय बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? देखो, बुक वैल्यू का मतलब होता है वो एसेट तुम्हारी बुक्स में कितने की दिख रही है। एग्जांपल देखो, मैं कहता हूं 2020 में खरीदी थी मैंने 10 लाख की एक गाड़ी, है ना, स्कूल वैन खरीदी थी 2020 में। सर 2000, और मेरे को लगता है कि वो 10 साल चलेगी। अगर मेरे को लगता है 10 साल चलेगी तो बताओ जल्दी से, हर साल कितना राइट ऑफ करूं? 1 लाख राइट ऑफ करूं? तो 2021 में उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा जी? जल्दी बोलो। 9 लाख होगी कि नहीं होगी? क्या करोगे 10 लाख में से 1 लाख? 1 लाख क्या कर दोगे? डेप्रीशिएट कर दोगे कि नहीं कर दोगे? इसी तरीके से 2022 में कितनी होगी उसकी वैल्यू? सर होगी ये 8 लाख। हम क्या कर देंगे? डेप्रीशिएट कर देंगे अनदर 1 लाख से। समझ गए? कंटिन्यू। तो बुक वैल्यू क्या होती है कि तुम्हारी एसेट कितने की बुक्स में है। यहाँ पे 10 लाख की है, यहाँ पे 9 लाख की है, यहाँ पे 8 लाख की है। अगर मैं तुमसे पूछूं ये 8 लाख फिगर कैसे आया, तो ये बोल सकते हो, तो ये बोल सकते हो, जल्दी बताना। कॉस्ट माइनस माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कुछ खास मोटी टर्म नहीं है ये, कोई खास मोटी टर्म नहीं है ये। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है बेटा इकट्ठी कर दो, टोटल कर दो, टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट। तो मैंने क्या कहा कि 2022 में जो बुक वैल्यू है इस एसेट की वो कितनी है? टोटल कॉस्ट कितनी थी? 10 लाख में से अब तक जितना डेप्रिसिएशन लगा माइनस कर दो। सर एक ये लगा, एक ये लगा, 2 लाख माइनस कर दो, आ गया 8 लाख। किसी मर्जी तारीख पे चेक कर लो, 2023 पे चेक करो। 2023 में तुम जानते हो कि डेप्रिसिएशन लग गया 1 लाख का, और इसकी वैल्यू क्या है? 7 लाख। जल्दी से बताओ कैसे निकलेगा? कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट, 1 2 3 माइनस कर दो। तो बुक वैल्यू क्या हुई? कितने की खरीदी थी माइनस कर दो जितना तुम आज तक उसकी लाइफ में डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। अगला आता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट मार्केट में जाके पता चलेगी, हमें थोड़ी पता है। मैं कहता हूं कि मेरा एसी 40,000 का है और मेरी डेप्रिसिएशन लगा 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 के आज इसकी वैल्यू 25,000 है। मार्केट में हो सकता है 30,000 का हो, मार्केट में हो सकता है 15,000 का हो, मुझे नहीं पता। तो मार्केट वैल्यू होता है गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन बताएगा। जनरल लाइफ में देखो तो मार्केट में जाके रेट लगवा लो चीज का, आपको पता चल जाएगी कि उस चीज की मार्केट वैल्यू कितनी है। तीनों कॉन्सेप्ट समझ आए बेटा? कॉस्ट नहीं बदल सकती। कब तुम मेरे से 10 साल बाद पूछोगे कि सर एसी कितने का लिया था, मैं कहूंगा 40,000 का। आज पूछोगे 40,000 का, कल पूछोगे 40,000 का। कॉस्ट नहीं बदल सकती। बुक वैल्यू बदलती है जैसे जैसे आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो। बुक वैल्यू क्या थी? 2021 में थी। 2021 में बुक वैल्यू कितनी थी मेरे पास? 9 लाख। 2022 में कितनी हुई? 8 लाख। 23 में कितनी हुई? 7 लाख। 24 में कितनी होगी? 6 लाख। तो बुक वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट। समझ के? मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, बात ही खत्म। चले भाई आगे, लास्ट स्लाइड। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालने के तरीके क्या क्या है? लीगल प्रोविजंस के अंदर ये पॉइंट आता है कि आप डेप्रिसिएशन किस किस तरीके से निकाल सकते हो। तो यार वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, कम से कम 10 प्लस तरीके होंगे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का, डेप्रिसिएशन को मेथड डिफरेंट डिफरेंट देखने का। हमारे क्लास 11 के सिलेबस में 2 ही है। कौन कौन से 2 है मेरे पास मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन? पहला है मेरे पास एसएलएम। एसएलएम बोले तो स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा है मेरे पास रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसको आप प्यार से डब्ल्यूडीवी बोलते हो, रिटन डाउन वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और ये क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, इनके और भी नाम है क्योंकि हर चीज के और नाम तो होते हैं, प्यार से नाम तो बुलाते हैं। जैसे तुम्हारा नाम कुछ भी हो, अगर मम्मी तो सोनू ही बुलाएगी, है ना? तो प्यार से नाम तो होते ही है। तो प्यार से नाम क्या है सर? प्यार से नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड बोल दो आप इसको, या आप इसको बोल दो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड,
या आप इसको बोल दो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, तुम्हारी पास जो भी क्वेश्चन आएगा इसके अलावा कोई नाम नहीं दिखने वाला, तो चिंता की बात नहीं होगी। ठीक है, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के और नाम क्या है? फिर इसका नाम होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और क्या नाम होता है इसका? एक तो हुआ रिड्यूसिंग, एक और नाम होता है, एक और नाम होता है WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। तो फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट ध्यान नहीं आ रहा है, या तो आप इसको ये भी बोलते हो फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, और भी कुछ होता होगा, कोई बात नहीं है ना, देख लेना, ऐसी कोई बड़ी बात है, नाम से समझ आ जाएगा कि क्या है। सो SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और इसके नाम होते हैं WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या फिर फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इसके अंदर जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है, वो हर बार सेम नहीं होता। इसमें इसमें क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज सेम फॉर एवरी ईयर। ठीक है बेटा, हर साल जो डेप्रिसिएशन लगता है वो क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है, लेकिन यहां पर डेप्रिसिएशन इज नॉट सेम एवरी ईयर। हर साल जो डेप्रिसिएशन लगता है वो सेम नहीं होता, तभी इसको क्या बोला मैंने? फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट्स, और उसको क्या बोला मैंने बेटा? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स बोला। ठीक है, एक एग्जांपल से समझे? आइए जरा एग्जांपल देखते हैं, आइए जरा एक एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये SLM क्या कहता है और WDV क्या कहता है। ठीक है, मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक एसेट है, मेरे पास एक एसेट है, मैंने 2022 में, 2022 में 2020 में, ठीक है, एक स्कूल बस खरीदी थी। कितने की खरीदी थी जल्दी बताओ? 10 लाख की खरीदी थी सर। ठीक है, यहां पे हम उसको डिप्रिशिएट करते हैं एट द रेट 10% पर एनम SLM से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। यहां नीचे डिप्रिशिएट करते हैं हम इसको एट द रेट 10% पर एनम, किससे किससे किससे? WDV से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। ठीक है, कहानी यहां पे हम चलाते चले जाएंगे, चलाते चले जाएंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि हर साल आपको 10% लगाना है डेप्रिसिएशन, लेकिन 10% किसका लगाना है? ओरिजिनल कॉस्ट का। तभी इसका नाम क्या है बेटा? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। 2020 में तो मैंने 10 लाख की एसेट खरीदी, ओरिजिनल कॉस्ट उसकी कितनी है? 10 लाख ही है, तो 10 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख। तो आप क्या करोगे? 1 लाख डेप्रिशिएट करोगे। 2021 में वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी एसेट की? जल्दी बताओ। 9 लाख। समझ गए? अगले साल 2022 आएगा, फिर से आप 10% डेप्रिशिएट करोगे, लेकिन 10% किसका? ओरिजिनल कॉस्ट का, क्योंकि नाम क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है हर साल सेम, तो हर साल सेम, पहले साल 1 लाख तो इस साल भी 1 लाख। तो 2022 में वैल्यू क्या बचेगी मेरे पास? 8 लाख। सिमिलरली 2023 आएगा, यहां पर भी कितना लगेगा डेप्रिसिएशन? 1 लाख। हर साल बराबर 1 लाख, 1 लाख। समझते हो मेरी बात को? हर साल 1-1 लाख, अगले 10 साल तक कहानी सेट है। 7 लाख, 6 लाख। समझ आई? अरे अब तो ये भी समझ आएगा कि फिर WDV में क्या होगा, क्या अलग हो सकता है। देखो, WDV के हिसाब से, WDV के हिसाब से मेरी एसेट की वैल्यू 10 लाख ही है, कोई चिंता की बात नहीं। 2020 से 2021 आप 10% लगोगे किस पे? रिटर्न डाउन वैल्यू पे। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू कितनी है 2020 में? 10 लाख। तो 10 लाख का 10% कितना होगा बेटा? 1 लाख। 1 लाख लगेगा। 2021 में वैल्यू क्या होगी? 9 लाख। फर्क यहां पड़ेगा। 2021-22 में 10% लगेगा, लेकिन किसका? रिटर्न डाउन वैल्यू का। रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? 9 लाख। तो 9 लाख का 10% कितना आएगा मेरे पास? 90,000। यहाँ पे वैल्यू कितनी बची? 8,10,000। नहीं समझे? अगले साल 10% किस पे लगेगा? इस पे लगेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू पे। कितना है? 81,000। समझ गए? 88 लाख 10,000 में से 81,000 हटा देना, जो आएगा फिर इसका 10% यहाँ लगेगा, फिर ये माइनस करने के बाद जो आएगा इसका 10% यहाँ लगेगा। तो ये हुआ आपका SLM।
और ये क्या हुआ आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कोई भी प्रॉब्लम कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन क्या क्या होते हैं। इस तरीके से मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग दो होते हैं, एक विद प्रोविजन एक विदाउट प्रोविजन। आने वाली कुछ क्लासेस तक मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा कि इनका मतलब क्या होता है, तो मेरा पढ़ाने का तरीका रहेगा, पहले आपको मैं एसएलएम करवा दूं सिंपल तरीके से, अच्छे से, सिंपल तरीके के कॉम्प्लेक्स केसेस, डब्ल्यूडीवीबी कॉम्प्लेक्स तक केसेस, फिर इनके अंदर मैं प्रोविजन इंट्रोड्यूस करूंगा आखिरी की 2 क्लासेस में, और आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि क्वेश्चंस किस तरीके से हो रहे हैं। तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल मेरी प्लेलिस्ट के साथ साथ चलते रहना है। किसी भी चैप्टर को सुनना चाहते हो तो पूरे के पूरे चैप्टर, सभी चैप्टर्स के नोट्स डेप्रिसिएशन तक के तुम्हें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। सभी चैप्टर्स के लेक्चर्स तुम्हारे को हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट 11th अकाउंटेंसी, 11th इकोनॉमिक्स, 11th बिजनेस स्टडीज। तो किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जाओ चेकआउट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वाकई तुम्हें डेप्रिसिएशन का मतलब पहले पता भी था कि नहीं पता था। तो जल्दी से चेकआउट करो, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आराम से पढ़ाई करते रहो।